जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक ऑटो इम्यून बीमारियों का पक्का इलाज था ही नहीं, क्योंकि इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि आखिर ऐसा होता क्यों है। लेकिन अब इसका पता चल गया है और जिन वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है, उन्हें 4 महीने पहले दिसंबर 2025 में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। इसलिए अब मेडिकल साइंस में काफ़ी आश्चर्यजनक बदलाव होते जा रहे हैं। जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 का कोई इलाज नहीं था, बच्चों को जीवन भर इंसुलिन लेना ही पड़ता था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। थायराइड में हाशिमोटो डिजीज़ हाइपोथायरायडिज्म का आम कारण है, तो अब थायराइड के केस में भी राहत मिलेगी। बच्चों में आईपैक सिंड्रोम, विटिलिगो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एमएस तथा सोराइसिस और रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसी तमाम बीमारियों का इलाज अब संभव हो पाएगा। इतना ही नहीं, कैंसर के इलाज में भी आश्चर्यजनक उन्नति हुई है तथा अंग ट्रांसप्लांट के केस में भी जिंदगी भर मरीज को दवाइयां खानी पड़ती थी, अब उससे छुटकारा मिल जाएगा। दवाइयां जीवन भर नहीं खानी पड़ेंगी, तो अब आप सोच सकते हैं कि साइंस की यह कितनी बड़ी उपलब्धि है कि नहीं। नमस्कार, साइंटिफिक हेल्थ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए विशेषता से खुशी का कारण होगी जिन्हें किसी भी प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारी है या जिनके किसी प्रियजन को इस किस्म की कोई समस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसमें सबसे पहले आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए कोई आदमी बीमार हुआ, उसे जुकाम, बुखार, खांसी, कोई ऐसी चीज़ हुई और वो कुछ समय के बाद ठीक हो गया, तो जिसकी वजह से वो बीमार हुआ उसे हम कहेंगे रोग कारक हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे तो एंटीजन कहेंगे। तो जिसने रोग किया वो हुआ एंटीजन, और जिसकी वजह से हम ठीक हुए, जिसने हमें ठीक किया, वो हुई इम्यूनिटी, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है वो जन्मजात होती है, सभी के पास होती है। जैसे हम पैदा होते ही हमारे स्किन होती है, ये प्रोटेक्शन देती है, हमें जीवाणुओं से, रोगाणुओं से बचाव करती है। वो हमारे अंदर ब्लड स्ट्रीम में या हमारे अंदर ऑर्गन में नहीं घुस सकते। तो जैसे ये सभी के पास है, जन्मजात होती है, तो उसी तरीके से हमारे शरीर का एसिड, पेट में जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अगर भोजन के साथ ये एंटीजेंस वगैरह जाते हैं हमारे शरीर में, तो HCl की वजह से वो वहाँ मर जाते हैं, आगे वो हमारे शरीर में नहीं पहुँच पाते, वहीं डेथ हो जाती है उनकी। तो ये हुई इनेट इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी वो हुई, जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया था कि आदमी को बुखार हुआ, खांसी हुई और वो ठीक हुआ, तो ऐसी जो इम्यूनिटी है, जो बीमार होके और ठीक हुआ, वो एडेप्टिव इम्यूनिटी हुई। और हुआ किसकी वजह से? वो इम्यूनिटी की वजह से हुआ। और इसके अंदर अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस है, एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट तो सबके पास है, उसके बारे में क्या बात करनी है। और इस एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर जो मेन फैक्टर आता है वो आती है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स 5 प्रकार की होती है इनफैक्ट वैसे तो, लेकिन जो आज का विषय है उसमें हम एक ही प्रकार को जो है वो स्टडी करेंगे, और वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की होती हैं यहाँ पे WBC, बी सेल्स और टी सेल्स। कंफ्यूज मत होना कि ये 2 सेल्स के नाम क्यों है, बी सेल्स क्यों है, टी सेल्स क्यों है।
एक्चुअली ये दोनों सेल्स जो हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, इन दोनों का बर्थ प्लेस बोन मैरो है। ये बोन मैरो में ही इनका जन्म होता है, बनाई जाती है। लेकिन बी सेल्स जो हैं वो मैच्योरिटी के लिए भी बोन मैरो में ही रहती हैं, जबकि टी सेल्स को ट्रेनिंग और मैच्योरिटी के लिए थाइमस ग्लैंड में भेज दिया जाता है, जो हमारे हार्ट के थोड़ा सा ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच में इस साइड में होती है। तो टी सेल्स, इसलिए उनका नाम टी सेल्स हुआ क्योंकि उनकी ट्रेनिंग और उनकी मैच्योरिटी थाइमस ग्लैंड में हुई, और उसकी शुरुआत टी वर्ड से आती है, तो इसलिए उसको टी सेल से इंडिकेट किया साइंटिस्टों ने। टी सेल्स दो प्रकार की होती है, वन इज हेल्पर टी सेल, अदर वन इज किलर टी सेल। अब हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल को हम पहचानेंगे कैसे? अगर वो दोनों की दोनों सेम होंगी तो उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी हेल्पर है और कौन सी किलर सेल है। तो इसके लिए क्या है कि सपोज ये एक टी सेल है WBC के, तो इसके आउटर लेयर के ऊपर यहां कुछ इस टाइप की संरचना होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, और ये वास्तव में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। इसे रिसेप्टर भी बोलते हैं, और इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। CD की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएट भी करेगी। अगर हम, जैसे ये हेल्पर सेल है तो इसको हम हेल्पर टी सेल लिखते हैं, लेकिन इसको अगर वैसे लिखा जाए तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं TCD4, यानी ये जो इसका रिसेप्टर है ये CD4 है, इसको एक नंबर दे दिया गया CD4। उसी तरीके से किलर सेल के लिए नंबर दे दिया गया TCD8 सेल। तो किलर सेल हुई TCD8 और हेल्पर सेल हुई TCD4। यहां तक हमें पता था, बस यहां तक की कहानी 1960 से अब तक हम जानते थे। इसके आगे की कहानी हम नहीं जानते थे। एक्चुअली क्या था कि ये जो किलर सेल हैं, ये किलर सेल अपने ही सेल्स पे अटैक क्यों करती हैं? अपने ही ऑर्गन्स पे, अपने ही बॉडी पे, अपनी ही स्किन पे क्यों अटैक करती हैं? इसका हमें पता नहीं था। इसका हमें पता लगाया डॉक्टर शिमोन साकागुची साहब ने, जो जापान से थे। थे नहीं हैं। सेकेंड, मैरी ई ब्राउनकाउ, ये USA से थी, और इन्हीं के टीम में थे फ्रेड रैम्सडेल, ये दोनों USA से थे, और शिमोन साकागुची साहब जापान से थे। मेन एक्सपेरिमेंट जो है वो शिमोन साकागुची साहब का है, और इनका बहुत बड़ा सहयोग है, इसलिए जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो तीनों को ज्वाइंटली दिया गया है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अब हम उस एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं। जब टी सेल्स थाइमस में आती हैं ट्रेनिंग के लिए, तो थाइमस उन टी सेल्स को सेल्फ इंटेजन दिखाता है, यानी अपने ही शरीर के अंग के कुछ हिस्से दिखाता है, सेल्स दिखाता है, कोई चीज़ें दिखाता है, या प्रोटीन्स दिखाता है अपनी बॉडी के। इनको मैंने ये लाल पॉइंट से दिखाया हुआ है यहाँ, ये सेल्फ एंटीजन है, और जो ये ब्लू पॉइंट से दिखाया हुआ है ये टी सेल्स है। तो जब ये थाइमस इनको ट्रेनिंग देता है और चेक करता है एज ए एग्जामिनर, और अगर कोई, सपोज जैसे ये टी सेल है, इस टी सेल ने इस सेल्फ एंटीजन पे अटैक किया, इसने अटैक किया, तो इस थाइमस ने इसको मरने का आदेश दे दिया। ये आदेश थाइमस ग्लैंड दे सकती है। इस क्रिया को कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की क्रिया ऐसी होती है जैसे कि ये कहा जाए कि तुम आत्महत्या करो और वो आत्महत्या कर ले, ऐसा होता है।
तो ये जो कोशिका थी जिसने इस पे अटैक किया, इसको यहीं मार दिया गया थाइमस में। लेकिन ये जो सेल थी टी सेल, इसने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया, कोई हमला नहीं किया, कोई अटैक नहीं किया। तो इसको इसने थाइमस ने सीधे ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया। वैसे इसने हमला नहीं किया, इसको भेज दिया। इसने हमला किया, इसको वहीं मार दिया, अपोप्टोसिस का आदेश दिया और ये वहां मर गया। लेकिन कुछ कंडीशंस में गलती से, चोरी से, कुछ टी सेल्स जो किलर टी सेल्स हैं CD8 बाय चांस निकल के थाइमस से और ब्लड स्ट्रीम में चली जाएं तो क्या होगा? तब वो क्या करेंगी? वो किलर सेल्स हैं और सेल्फ एंटीजन पे वो हमला करती थी, यानी वो अपने ही अंगों पे, अपने टिश्यूज पे, अपने ही सेल्स पे अटैक करती थी। तो वो ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद तूफान मचा देंगी, वो ज़रूर करेंगी। यही कारण से बच्चों में आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ जो होती है, डायबिटीज़ 1 टाइप 1 वो होता है। बड़ों में थायराइड की प्रॉब्लम में हाशिमोटो, वो भी इसी से होता है, वो अपने ही उस पर अटैक करने लग जाती हैं। विटिलिगो की प्रॉब्लम, स्किन की जो प्रॉब्लम, जो सफ़ेद दाग वगैरह हो जाते हैं, उनमें भी यही है, प्रॉब्लम है उनकी भी। इसी तरीके से तमाम जितनी भी हैं ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, ये इसी की वजह से है। तो यहाँ तक हम तकरीबन 1960 तक जानते थे इस कहानी को, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इसको रोका कैसे जाए। इस चीज को रोका कैसे जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। बिल्कुल सेम थे। यहां देख लेते हैं चूहा क्या बनाना है। समझ लिए ये कोई चूहा है, ठीक से बनता नहीं है मेरे से, फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। ये दो चूहे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, डीएनए दोनों के सेम है, दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं। लेकिन इस चूहे का थर्ड डे पे इन्होंने, डॉक्टर साहब ने, सिमोन साकागुची जी ने, इसकी थाइमस ग्लैंड निकाल दी। इसकी नहीं निकाली, इसको एज इट इज रहने दिया। तो जब तीसरे दिन इसकी निकाली तो कुछ समय के बाद, चौथे पांचवें दिन या छठे दिन भी हो सकता है, मतलब कुछ समय के बाद ये जो चूहा है इसको ऑटो इम्यून बीमारियों ने घेर लिया। दुनिया भर के परेशानी में आ गया ये चूहा। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया? डॉक्टर साहब ने इस चूहे का टी सेल्स निकाली और इस चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही इंजेक्ट किया, ये चूहा ठीक हो गया, समय के हिसाब से ठीक होते चला गया। रिजल्ट क्या हुआ, नतीजा क्या निकला उसका, कि तीसरे दिन पे जब इस चूहे की थाइमस ग्लैंड को हटाया, उस समय तक इस चूहे के शरीर में CD4 और CD8 सेल्स, जो ये थी हेल्पर टी सेल्स और किलर टी सेल्स, ये दोनों इसके शरीर में मौजूद थी। इसी वजह से इसके ऊपर वो अटैक हुआ। लेकिन
जब उन्होंने इसकी टी सेल्स को निकाल के इसमें डाला तो ये ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इस चूहे के अंदर कुछ सेल्स जरूर ऐसी हैं जो इस चूहे के अंदर नहीं है, और उन सेल्स की वजह से ही ये चूहा ठीक हुआ जब इसमें से निकाल के वो टी सेल्स इसमें डाली गई। उन टी सेल्स को साकागुची साहब ने नाम दिया टी रैक सेल्स। टी रैक सेल्स, और इसका उन्होंने नंबर दिया CD25। ये जो इसका रिसेप्टर नंबर्स था, जो प्रोटीन्स थी, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स जो था ये वाला, इसको उन्होंने CD25 का नंबर दिया, यानी टी सेल CD25। इसको टी रैक सेल्स के नाम से अभी जाना जाता है, लेकिन साकागुची साहब ने इसको टी रेगुलेटरी सेल्स बोला था, शॉर्ट में बोलते हैं इसे टी रैक सेल्स। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया कि तीसरे दिन तक जब थाइमस ग्लैंड को हटाया गया तो ये जो टी रैक सेल्स थी, ये थाइमस ने इस चूहे के ब्लड स्ट्रीम में नहीं भेजी। ये जो टी रैक सेल्स हैं ये शांति दूत कोशिकाएं हैं, रेगुलेटरी सेल्स हैं। ये कंट्रोल करती हैं इन दोनों सेल्स को, CD4 को और CD8 को। और जब इस चूहे के अंदर ये टी रैक्स नहीं मिली तो इन सेल्स, ये जो सेल्स हैं ये अनकंट्रोल्ड हो गई और ये उसके ऊपर, इसके ऑर्गन्स पे, खुद के ऑर्गन्स पे, खुद की बॉडी पे ही अटैक करने लगी। लेकिन जब उन्होंने इसके अंदर से टी रैक्स सेल्स निकाल के इस चूहे में डाली तो उसके अंदर तो सारी आ गई ना, ये टी रैक्स सेल्स भी आ गई। तो उन्होंने शो किया कि एक कोई ऐसी सेल है जो इस चूहे से इस चूहे में डाली गई तो ये ठीक हो गया, और वो सेल है टी रैक सेल। उसका नंबर उन्होंने दिया TCD25। अब ये कहानी उन्होंने बना के अपनी पूरी थीसिस, पूरी रिसर्च नोट करके, पेपर तैयार करके और सबमिट कर दिया, और सबमिट किया उन्होंने 1995 में। लेकिन देखो तब से उन्हें अवार्ड मिला है 2025 में, क्योंकि उसकी कड़ी की एक चीज मिस थी। अब चलते हैं US, मैरी ई ब्राउनकाउ और फ्रेड रैम्सडेल के पास। ये तकरीबन सन 2000 के आसपास की बात है। इन्होंने देखा कि अमेरिका में कुछ एक स्पेशल नस्ल के चूहे लगातार मर रहे हैं। उनका नाम था स्कर्फी। स्कर्फी रैट्स थे या माउस कहिए, स्कर्फी प्रजाति थी चूहों की। उनके बच्चे जो पैदा होते थे नवजात, थोड़े टाइम के बाद मर जाते थे। उन्होंने देखा कि उन बच्चों में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती थी थोड़े समय के बाद। तो उन्होंने उस पर स्टडी किया तो पाया कि उनमें जेनेटिक डिफेक्ट है उन चूहों में। उसके बाद उन चूहों के DNA की उन्होंने बहुत बारीकी से उसका अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि उनके DNA पे X क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन में म्यूटेशन हुई है जो कारण था उनके ऑटो इम्यून डिजीज का, चूहों की, और इस वजह से वो मर रहे थे। उन्होंने उस जीन का नाम दिया FOXP3 जीन। बाद में खोज करने के बाद उन्होंने जब अपनी थीसिस वगैरह सबमिट कर दी, तब वो मिले शिमोन साकागुची से कि साहब हमने ये खोज की है, जरा इसे देखो। साकागुची साहब 1995 में ही खोज के बैठे हुए थे टी रैक सेल्स। ये उन्होंने 1995 में ही अपनी रिसर्च सबमिट कर दी थी वहां। लेकिन तब तक इस
FOXP3 जीन्स का पता नहीं था कि इसकी वजह से, ये मास्टर स्विच है, इसकी वजह से ऑटो इम्यून में बहुत सारा सिस्टम हो रहा है, नहीं जानते थे लोग। तो साकागुची साहब ने जब इसका लिंक देखा अपनी Treg सेल्स के साथ, तो उन्हें पता लगा कि FOXP3 जीन ही Treg सेल्स बनाता है। अगर ये नहीं तो Treg सेल्स नहीं बनेंगी, और अगर Treg सेल्स नहीं बनेंगी तो ये जो सेल्स हैं CD4 और CD8, हेल्पर सेल्स और किलर सेल्स, ये सेल्स आतंक मचा देंगी, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम पैदा कर देंगी, अपने ही शरीर के ऊपर हमला करना शुरू कर देंगी, बीमारियां बढ़ा देंगी। लेकिन अगर ये टी सेल्स हैं शरीर में तो ऑटो इम्यून बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि ये एक शांति सेना की तरह काम करती है, ये इनको कंट्रोल करती है, किलर सेल और हेल्पर सेल को। अब सवाल ये है कि ये ऑटो इम्यून बीमारियां होती क्यों हैं? ये इसी वजह से होती हैं कि उनके अंदर ये Tregs की संख्या या तो कम हो जाती है या बिल्कुल ही नहीं होती। तो और उसका कारण ये FOXP3 जीन है। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गई तो Treg सेल्स नहीं बनेंगी, और ये ऐसा जीन है कि किसी भी सेल के अंदर अगर ये ऑन हो गया तो वो सेल Treg सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, जीन्स टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि हम किसी भी जीन को लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज आम हो गई हैं। तो अब ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम समय में इन सब का इलाज हमारे सामने होगा। फार्मा इंडस्ट्री लगी पड़ी है, रात दिन मेहनत कर रही है, क्योंकि अब तो सब कुछ चेंज हो गया ना। अब वो दवाइयाँ, वो चीज़ें, वो सिस्टम अब नहीं चलेंगे, क्योंकि अब लोगों को पता है कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है, FOXP3 जीन और Treg सेल्स ऑटो इम्यून के लिए। तो ये जो सेल्स हैं उन्हें भी हम डेवलप कर सकते हैं, पेशेंट की ही सेल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास इतने साधन हैं, हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने रिसर्च सेंटर्स हैं, जो कोई भी सेल को हम डेवलप करना हम जानते हैं, हमारी लेबोरेटरी में हम किए जाते हैं, तमाम सेलों को डेवलप करते हैं। टी सेल्स को भी डेवलप किया जा सकता है। इस अगर कहीं म्यूटेशन है तो इसको डाला जा सकता है, FOXP3 जीन्स को वहां डाला जा सकता है। ऐसी साइंस है। अभी तक पता नहीं था, इसलिए उनका कुछ हम कर नहीं पाते थे, लेकिन अब पता है। अब डॉक्टर्स बहुत कुछ कर रहे हैं। इन तीनों साइंटिस्टों ने दुनिया को जो दिया है, और सोच के भी मन इतना खुश होता है कि क्या खोज की इन्होंने। और ख़ास तौर से जिन लोगों को ये परेशानियां हैं ऑटो इम्यून की, उन्हें तो ये आज का ये लेक्चर देख के, सुन के, क्योंकि आजकल ये ज़रूरी नहीं है कि साइंस पढ़ना ही है। आजकल तो 9th-10th तक बच्चे इतना सब कुछ पढ़ जाते हैं जो हमने ग्रेजुएशन लेवल में भी नहीं पढ़ा, वो 9th-10th में पढ़ते हैं। तो आजकल तो आम बात है। ये जो मैंने समझाया है, मैंने बहुत कोशिश की है कि आम लेवल, आम इंसान की तरह से मैं समझाऊं। मैंने टेक्निकल टर्म्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया। तो आज के इस पूरे सिस्टम का जो सार अगर हम देखें तो वो ये है कि हमारे शरीर में एक अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना ही जरूरी नहीं है। वहां पर उस सेना को, जो हमारी सेना है, जो CD8 सेल्स हैं, जो ये आपकी किलर सेल और हेल्पर सेल हैं, इनको संभालने के लिए शांति सेना का भी होना जरूरी है, उनको कंट्रोल करने वालों का भी होना जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो ये तो आतंक मचा देंगे ना। तो अब अगर हम इस प्रयोग के बेनिफिट्स देखें तो आप सोच के रह जाएंगे कि कितने बेनिफिट्स हमें मिलेंगे इस जानकारी के बाद। पहला बेनिफिट होगा कैंसर डिजीजेस में। जो कैंसर की प्रॉब्लम्स हैं
वो उसकी जानकारी हमें मिल गई इस प्रयोग के हिसाब से, क्योंकि कैंसर के केस में डॉक्टर्स परेशान होते थे कि जो कैंसर की जो सेल्स होती थी वो मर नहीं पाती थी, उनके मेडिसिन इफेक्ट ही नहीं कर पाती थी वहाँ तक। कारण क्या होता था, उसका कारण अभी इससे आप समझ गए, मैं और बता देता हूँ आपको। उसका कारण था कि सपोज ये कैंसर सेल्स हैं, ये जुड़ी हुई हैं सब आपस में, मान लीजिए ये हैं, तो कैंसर सेल्स गुच्छा बना के जो अपने साथ रहती हैं वो अपने चारों तरफ, अपने होल सर्किल में चारों तरफ एक घेरा बना लेती हैं। कौन सी सेल्स का घेरा बनाती हैं वो? टीरेक्स सेल्स का। इसका ये घेरा बना लेती हैं, लाल सेल को आप घेरा समझ लीजिए, ये इसका घेरा बना लेती हैं ये सेल्स इस टाइप से, कैंसर इसके बीच में रहता है। अब जो हमारी किलर सेल है ये टी सेल CD8, TCD8 जो किलर सेल है, जब वो इसे मारने के लिए यहां पहुंचती है तो वो देखती है कि इसके चारों तरफ तो ऑलरेडी तुम्हारी ये बैठी हुई है टी रेड सेल्स, TCD25, ये उसको सेव करती रहती है वहां कि डोंट अटैक डोंट अटैक, क्योंकि ये तो शांति सेना है ना, इसका काम है शांत करना। ये समझ रही है कि ये हमारा ही कोई पार्ट है। ये सेल्स इतनी चालाक होती हैं कैंसर सेल्स, अपने बचाव के लिए इनको पता है कि जो शरीर का इम्यून सिस्टम है उसकी किलर सेल CD8 इसको मार देगी, बच नहीं पाएगी ये। अगर इसने टीरेक्स सेल्स का घेरा चारों तरफ नहीं रखा, अपने को सुरक्षित नहीं रखा, तो ये मार देगी। अब सवाल ये आता है कि ऑटो इम्यून के केस में तो हमें इनकी संख्या बढ़ानी है टीरेक्स की, और कैंसर के केस में हमें एक निश्चित पॉइंट तक इनकी संख्या घटानी है। जब ये संख्या घटेगी, इसके पास से ये हट जाएंगी, टीरेक्स को हटा देंगे, तो हमारा ऑटो इम्यून ही मार डालेगा इसको। दवाइयों की तो बात ही छोड़ो, बहुत आसान हो जाएगा डॉक्टरों के लिए इसे मारना। तो एक तो ये, इसके बाद में कैंसर के ऊपर जब बात करेंगे तो इसको आराम से अच्छी तरह से समझाएंगे। सेकंड चीज आती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उसमें भी इसका उपयोग होगा इस जानकारी का। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि जैसे सपोज किसी की किडनी आपने डोनेट की, किसी ने आपको लगानी है या किसी पेशेंट को लगानी है, तो जिस पेशेंट को वो किडनी लगती है उसे जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है। कारण कि उसका शरीर उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको फॉरेन पार्टिकल्स मानता है। और अगर फॉरेन पार्टिकल्स मानेगा तो ये किलर सेल्स जो हैं, ये TCD8, ये उस पर अटैक करेंगी, उसे मारेंगी उस किडनी को। बड़ी मुश्किल से तो किडनी मिलती है किसी की, उसको भी वो अपना ही शरीर मार डाले तो जिएंगे कैसे? तो ये सिस्टम जो इन्होंने बताया, हमें पता लगा इस एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से, इन साइंटिस्टों की मेहरबानी से, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उस जो ट्रांसप्लांट किया है उस किडनी को कैसे बचाएं। उसको बचाने का बड़ा आसान तरीका होगा कि जिस डोनर से हमने वो किडनी ली है उसी डोनर से उसकी टी सेल्स, और वो टी सेल्स कौन सी? टीरेग सेल्स, उससे लेके ट्रांसप्लांट से पहले ही उसको पेशेंट के शरीर में छोड़ देंगे, डाल देंगे, उसके बाद ट्रांसप्लांट करेंगे। तब उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि टीरेक्स वहां ऑलरेडी है, शांति सेना है, वो कह रही है ये अपना ऑर्गन है, क्योंकि वो तो उसको पहचानती है ना, ये है वजह। तो ये यहां भी काम आएंगी। यानी जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता था उन्हें जीवन भर दवा खानी पड़ती थी, इस वजह से कि उस पर अटैक ना हो, सप्रेशर किया जाता था दवाइयों से उसको, इस किलर सेल्स को। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां टीरेक्स हैं, उसी से हैं, जिससे किडनी ली है उसी से वो ले लिया, बॉडी में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब दवा के काम खत्म। ये काम साइंटिस्टों के हैं, डॉक्टर्स के हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन एक जानकारी के लिए पता तो होना चाहिए। तो ये ऑटो इम्यून के बारे में तो ये पूरा चैप्टर ही था, वो आपने देख लिया। मेरे ख्याल से आप सबको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आज
पहली बार मैंने बोर्ड पर कुछ समझाने की कोशिश की, मैं नहीं जानता मैं ठीक से समझा पाया या नहीं। अभी इतनी प्रैक्टिस, आज पहला दिन है तो क्या प्रैक्टिस हो पाएगी, लेकिन मुझे खुद को अच्छा लग रहा है ये इस टाइप से लिख के बता के समझाना, और आसान भी है, लोगों की समझ में भी मेरे ख्याल से आता होगा। तो कैसा आपको लगा आप बताइएगा। धन्यवाद आज के इस सिस्टम को देखने के लिए। अगर हो सके और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।